हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 20 से 22 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं वो देखेंगे और जुलाई थर्ड वीक का जो करंट अफेयर है मतलब पूरे हफ्ते भर का, वो भी आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 12 जून से लेकर के अभी तक जितनी क्लासें सब आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जैसे हम नापते हैं कौन सा देश कितनी तरक्की कर रहा है, कितना ग्रोथ वहाँ पे है, वैसे ही ये जीईपी है इंडेक्स जो कि लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कह लीजिए जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये दुनिया का पहला इस तरह का इंडेक्स होने वाला है। अब ये जो इंडेक्स है इसको लॉन्च क्यों किया गया है? तो ये जो जीईपी है ये असेसमेंट करेगा ताकि जो हमारी इकॉनमी है, फिर उत्तराखंड की जो इकॉनमी है और उसके साथ साथ जो इकोलॉजी है उनके बीच में कैसा बैलेंस है और उनके बीच में जो हार्मनी है वो बनी रहे, उसको नापने का काम करेगा। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उसका खामियाजा हम जैसे आजकल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसे बाढ़ कहीं पे आ रही है, ये देखने को मिलता है। लिखा है जीपी इंडेक्स वुड ऑल्सो इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्प स्टेट टू मेक प्लान्स, कि ये लोगों में जो इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस है वही बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ स्टेट के लिए एक डेटा मौजूद होगा जिसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर सकेंगे जो भी उनको प्लान करना है। अगर अपनी जो इकोलॉजी है उसको बढ़ाना है तो उनके पास डेटा होगा जीईपी से, इकॉनमी को बढ़ाना है तो वो भी दोनों डेटा उनके पास रहेगा। तो ये बहुत हेल्प करेगा स्टेट को। उत्तराखंड के सीएम कौन है? वो है पुष्कर सिंह धामी। कैपिटल इसकी देहरादून में है और गवर्नर है इसके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला सवाल है, इंडिया इज लुकिंग टू एंटर इनटू कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विथ विच कंट्री, कि कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के लिए भारत कौन से देश के साथ प्लान कर रहा है कि वो एमओयू या एग्रीमेंट कोई साइन करेगा। अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, 90% कह सकते हैं। पूरी तरीके से कंफर्म होगा तो एकदम ऑफिशियली नहीं हो जाएगी, लेकिन अभी से जान करके रखिए। इसका सही जवाब है जापान। तो जापान के साथ ये जो कार्बन क्रेडिट या फिर एडजस्टमेंट या ट्रेडिंग जो कह लीजिए उसके लिए प्लानिंग चल रही है। आखिर ये होता क्या है कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन क्रेडिट एडजस्टमेंट? क्या हम कार्बन मटेरियल की बात करें? नहीं। हम कार्बन क्रेडिट को अगर समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं कि हर एक देश में जो कार्बन या CO2 जो है उसका उत्सर्जन होता है। जिस देश में CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो अगर कोई देश है जिसमें बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह के उत्सर्जन में काम में लगी हुई हैं, तो उनका जो CO2 इमिशन है बहुत ज़्यादा होगा। जैसे भारत का भी ज़्यादा है, डेवलपिंग नेशंस का ज़्यादा ही होता है क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कार्बन लिखा हुआ है कि 1 कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इट्स इक्विवेलेंट अदर ग्रीन हाउस गैसेस, कि अगर हम एक कार्बन क्रेडिट की बात करें कि अगर एक कार्बन क्रेडिट है तो उसका मतलब क्या है, 1 टन या तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या उसी के इक्विवेलेंट की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इक्विवेलेंट बराबर ही वो आपका रहेगा कि उतना ही इमिशन कर रहे हैं। तो ऐसे में कि अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो आपको ये देखना होगा कि आप अगर इस उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनियों से कार्बन क्रेडिट को खरीदें। एक तरीके से समझिए कि एक ऐसा इंसेंटिव का प्रोग्राम कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि आप अपना जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जो उत्सर्जन है उसकी रेटिंग को कम करने के लिए ऐसी कंपनियां जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही हैं, रिन्यूएबल काम कर रही हैं मतलब वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयास में हैं, उनसे आप वो जो क्रेडिट्स हैं वो खरीद सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो उत्सर्जन है वो कम है। मान लीजिए आपकी कंपनी 200 टन का उत्सर्जन कर रही है फॉर एग्जांपल, और आपने 150 टन का जो कार्बन क्रेडिट है कहीं से खरीद लिया, तो आपकी जो कंपनी की क्रेडिट होगी 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड की ही रहेगी क्योंकि आपने उसको बैलेंस किया है।
और ये ऐसा करा क्यों जाता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बन क्रेडिट आर क्रिएटेड थ्रू प्रोजेक्ट दैट रिड्यूस अवॉइड और रिमूव ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये कार्बन जो क्रेडिट है ऐसी कंपनियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हैं, या फिर ऐसी कंपनियां जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के क्षेत्र में काम कर रही हैं। फ़ायदा क्या होगा कि एक तो वो अपना काम करेंगे, जो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है वहाँ से उनको जो पैसा प्राप्त होगा तो होगा ही होगा, बिजनेस है। दूसरा, वो जो कार्बन क्रेडिट उनको एक्यूमुलेट हो रही है क्योंकि वो रिड्यूस कर रही हैं, वो ऐसी कंपनियों को बेचती भी हैं और ये महंगा होता है। और ये महंगा होता है और सस्ता नहीं होता है। इसी वजह से ऐसी कंपनियां जो कार्बन उत्सर्जन में लगी हुई हैं वो सोचती हैं कि अगर हम ही कुछ ऐसे प्रोसेस या अपना जो क्राइटेरिया है या फिर जो पूरी मैकेनिज्म है उसको चेंज करें कि जिससे हमारा कार्बन उत्सर्जन ही कम हो जाए तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, बजाय हम क्रेडिट अगर किसी से खरीदें। मतलब ऐसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप 1 टन कार्बन क्रेडिट किसी से खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपये पड़ रही है, और वही 1 टन कार्बन क्रेडिट अगर आप खुद से घटा रहे हैं तो उसकी कीमत मान लीजिए 40 रुपये ही पड़ रही है। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप खुद से रिड्यूस कर लें बजाय कि खरीदें। खरीदने का ऑप्शन रहता ही है, अगर आप नहीं रिड्यूस कर सकते हैं तो आप खरीदिए, तो वहाँ से आपको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो खुद से रिड्यूस कर लीजिए, है ना। तो इसके लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक कंपनी है जो कार्बन का उत्सर्जन कर रही है वो कार्बन क्रेडिट खरीदती है दूसरी कंपनी से जो कि इस क्षेत्र में है, जो रिड्यूस करने का काम करेगा। अच्छा, जो रिड्यूस करने का काम करेगा उसको कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, मतलब वो एक्यूमुलेट करेगी, उसके पास इतने कार्बन क्रेडिट हैं, वो चाहे खुद में इस्तेमाल करे चाहे किसी को बेचे। ऐसे ये काम करता है पूरा सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड एक्वायर 0.615% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन ऑयल फीड्स इन। ONGC विदेश ये जो एक कंपनी है, भारत की स्टेट रन कंपनी है। जैसे हमने एक कंपनी ऐसे पढ़ी हुई है जिसका कई बार हम नाम सुनते हैं, उसको कहते हैं NIPL, है ना। NPCI की जो विदेश में काम करने वाली कंपनी, विदेशी क्षेत्रों में UPI को बढ़ाने के लिए, तो NIPL है। तो वैसे ONGC की जो विदेश क्षेत्रों में जो काम करने वाली कंपनी है, विदेश में ऑयल या गैस भंडार खोजने वाली, उन्हें इन्वेस्ट करने वाली, तो ONGC विदेश है। तो उसने कौन से देश में इतना % जो शेयर है वो खरीदा है ऑयल फील्ड में, तो यह अजरबैजान। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई भी चल रही है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पे खरीदा है, तो यह है अजेरी चिराग गुनाशली ACG शॉर्ट में कहते हैं, इस ऑयल फील्ड में शेयर को खरीदा है। और अगर हम बात करें तो ONGC का पहले से भी इसमें पार्टिसिपेशन है शेयर में, और अब देख लिखा ONGC विदेश एग्जिस्टिंग 2.31% PI इसमें है, मतलब पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट वाला जो शेयर है वो ये है, और ये 0.615% और बढ़ गया, मतलब उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इसी एग्रीमेंट के तहत 0.73% का जो शेयर है वो बाकू तबलीशी कहियान जो पाइपलाइन कंपनी है इसमें भी खरीदा है, BTC जिसको कहते हैं। और इसमें भी ONGC विदेश का पहले से स्टेक है, और पहले का कितना है 2.36% पहले से खरीद रखी है, अब ये इतना और बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की कितनी हुई है, तो लगभग $60 मिलियन के आसपास की दोनों की इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट किया है, दूसरी BTC में जो पाइपलाइन में इन्वेस्ट किया है, दोनों को मिला करके $60 मिलियन खर्च हुए हैं। और अगर हम बात करें ONGC विदेश की, तो जैसा मैंने आपको बताया होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है और ओवरसीज़ आर्म है किसकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC की। और इसको नवरत्न का जो दर्जा है वो प्राप्त है, मतलब ONGC तो है ही है, ONGC तो आपकी महारत्न कंपनी में आती है, बल्कि ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। और इसका काम क्या है कि बाहर, मतलब विदेश में जो ऑयल या गैस के जो भी भंडार हैं उनको, उन पे फोकस करना, और जहाँ तक हो सके अपनी हिस्सेदारी उसमें बढ़ाना, उनको सिक्योर करने का ये काम ONGC विदेश करता है। अगला सवाल है, द न्यू गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में GEM कहते हैं, इसका जो लर्निंग ट्रेनिंग कोर्स है वो अब कितनी भाषाओं में, कितनी ऑफिशियल भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये GEM का जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया था, और इस कोर्स का उद्देश्य ये है कि जो GEM पे कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं उनको समझाना, ताकि जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनकी सुविधा हो सके। तो उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब ये कोर्स टोटल 12 भाषाओं में उपलब्ध है, पहले ये 6 भाषाओं में था, अब बढ़ करके 12 भारतीय भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है।
और इस यहाँ पे बात करें तो लिखा है द ई लर्निंग ट्रेनिंग कोर्स आर नाउ अवेलेबल इन 12 ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सी? असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। तो ये 12 भाषाओं में उपलब्ध है अभी, और भी ये आगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और ये जो नया ट्रेनिंग कोर्स है, ये लिखा हुआ है इट कैटर्स टू ऑल यूजर टाइप्स, बायर, सेलर, एटीसी विथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ फॉर स्मूथ जीएम एक्सपीरियंस। कि जो जीईएम प्लेटफॉर्म है उसका जो कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है बहुत सही तरीके से हो, उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। जीएम का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, पहले तो ऐसे ही होता था कि वहाँ पे मिली भगत करके ठेका वका दे दिया जाता था, प्रोक्योरमेंट कर ली जाती थी। इसको थोड़ा इसमें भ्रष्टाचार कम, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया कि अगर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट को कुछ भी प्रोक्योर करना है तो वो यहाँ पे टेंडर निकालता है और फिर यहाँ पे बिडिंग वगैरह आपकी होती है। आप अगर बेचना चाहते हैं अपना सामान तो आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं चीज़ों को। तो एक तरीके से समझ लीजिए गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है ऑफिशियल, जो कि काम करता है। अगला सवाल है, सेक्रेटरी जो है टेलीकॉम सेक्टर के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G। कहाँ पे किया है? तो ये अभी भारत में 5G धीरे धीरे फैल रहा है, अब 6G के ऊपर काम होना शुरू हो चुका है। हालांकि अगर हम चाइना वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 6G पे बहुत सारा काम हो चुका है और वो तो लॉन्चिंग फेज़ में भी हैं। तो 6G पे भारत में काम होना शुरू हो चुका है। इसके लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? तो ये है IIT मद्रास के रिसर्च पार्क में। बी और ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि इट विल स्पीयर हेड द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी। 6G टेक्नोलॉजी कैसे भारत में काम करेगी उसको लेकर के पूरी तरीके से काम करेगा, और जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे, जो नई नई कंपनियां हैं वो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके 6G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगी। लिखा था सेंटर विल सर्व एज अ हब फॉर इनोवेशन ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडमिक इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड कोलैबोरेट ऑन कटिंग एज प्रोजेक्ट, जो मैंने आपको बताया। इंडिया का भारत 6G विजन ऐसे नाम से प्रोजेक्ट है, इसी के तहत ये सब लॉन्च किया जा रहा है। इट एम्स टू मेक देम अ लीडर इन 6G बाई 2030, कि 6G में भारत 2030 तक एक लीडर बन के उभरे। इसको लेकर के प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला सवाल, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अनाउंसमेंट किया है कि वो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन कर रहा है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। मतलब BIS के जो स्टैंडर्डाइजेशन हैं वो इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस इंस्टीट्यूट में लागू होंगे, और यहाँ पे जो काम कर रहे लोग होंगे उससे अवगत हो पाएंगे क्या स्टैंडर्डाइजेशन चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि जो आगे डेवलपमेंट हो उसी स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह पे हो। तो इसको लेकर के जो साइन किया गया है वो है डी वाला ऑप्शन, IISc बेंगलुरु। ओके, अगला सवाल यहाँ पे, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने टैक्स नेट 2.0 जो प्रोजेक्ट है किसको अवार्ड किया है? तो ये जो CBDT का प्रोजेक्ट है ये अवार्ड किया गया भारतीय एयरटेल लिमिटेड को। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो टैक्स नेट है ये क्या है? तो लिखा है द टैक्स नेट क्या है? एम्स टू रिवैम्प द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स नेटवर्क सिस्टम, प्रोवाइड इनहेंस सिक्योरिटी, इंप्रूव रिलायबिलिटी एंड सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं या फिर जो पूरा डिपार्टमेंट है उसके लिए, और इसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए बेहतर नेटवर्क सिस्टम, इनहेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इंप्रूव रिलायबिलिटी हो, सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस हो। ऐसा ना हो कि आप ओपन करते हैं वेबसाइट कभी खुलती कभी नहीं खुलती है ना, डेटा या सर्वर हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें कम से कम हो सकें। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये टैक्सनेट 2.0 काम करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, पता चले नेटवर्क ही नहीं सही चल रहा, आवाज़ आ ही नहीं रही, केवल फेस दिख रहा है, फेस आ रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही, तो ये सब दिक्कतें दूर होंगी इसके द्वारा, टैक्सनेट 2.0 के द्वारा। अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने इनॉग्रेट किया है नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर एट GSI धारित्री कैंपस एट। कहाँ पे ये कैंपस है GSI का? GSI का मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर ये होगा। लैंडस्लाइड समझते हैं, जो पहाड़ों पे जो ज़मीन खिसक जाती है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें ना हो, और फॉरकास्ट अगर पहले कर लें कि कहाँ पे ये होने वाला है फिनोमेना, तो ज़्यादा बेटर है, लोगों की जान और माल का यहाँ पे बहुत अच्छा प्रबंध हो पाएगा कि वो बच जाएगी। तो ये लॉन्च हो रहा है कोलकाता में, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये कैंपस कोलकाता में है, और अभी ये कोलकाता के पास के एरियाज जैसे दार्जिलिंग वगैरह है वहाँ पे ये काम करना शुरू कर चुका है। अगला सवाल है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इसी प्रोग्राम के तहत मिनिस्टर ने
भू संकेतक वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप, इसको भी लॉन्च किया है। मतलब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। अगला सवाल है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसको री इलेक्ट किया है यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट के तौर पे? अभी हमने कुछ दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, जो कौन सेलेक्ट करी गई थी? रॉबर्ट मेट्सोला री इलेक्ट करी गई थी। अब यूरोपियन कमीशन, मैंने आपको बताया था ये 3 पार्ट होते हैं, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट। तो इसमें सेलेक्ट किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेनन को, मतलब ये री इलेक्ट करी गई हैं। 2019 में चुनी गई थी, 2024 में फिर से री इलेक्ट हुई हैं। यूरोपियन कमीशन की अगर बात करें तो प्राइमरी एग्जीक्यूटिव आर्म है यूरोपियन यूनियन की। इसमें 27 कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है कमीशन का, वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। जैसा मैंने आपको बताया था, यूरोपियन पार्लियामेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था? तो वो था स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। तो ये बेल्जियम में है। प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है? 5 साल का। अगला सवाल है, ऐसे कितने इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं जिनको अभी हाल फिलहाल में कोसपार, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, इसके द्वारा प्रेस्टिजियस अवार्ड से ऑनर किया गया? तो कोसपार की भी बैठक हुई थी, ये मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ पे हुई, और उस फिल्म के नाम पे आपको बताया था, ट्रेन टू बुसान एक करके फिल्म थी। तो बुसान साउथ कोरिया में बैठक हो रही है। तो इसमें भारत के 2 साइंटिस्टों को अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है वो साइंटिस्ट? तो पहले हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जिनको मिला हुआ है हैरी मैसी अवार्ड, और दूसरे हैं अनिल भारद्वाज, जिनको मिला है विक्रम साराभाई मेडल। इसमें से जो विक्रम साराभाई मेडल है, इसको कोसपार और इसरो ने मिल करके इस्टेब्लिश किया हुआ है। अगर हम बात करें कोसपार की, तो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक यूनियंस, जिसको शॉर्ट में ICSU भी कहा जाता है। तो बहुत पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। जब पहली बार जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़े गए थे, उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। भारत भी इसका पार्ट है। और अगर हम बात करें, जो मैंने बता रहा था कि ये अभी तक जितने भी इस तरह के संगठन हैं, उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट फोरम्स हैं स्पेस साइंटिस्ट का, और इसकी बैठक हर 2 साल पे होती है। इस साल की बैठक, जैसा मैंने बताया, बुसान साउथ कोरिया में हो रही है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट बाय RBI, हु हैव इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन द डेट सेगमेंट? तो डेट सेगमेंट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन बना है? RBI की एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, इसके द्वारा। तो अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें यह बताया गया कि जो फॉरेन बैंक्स हैं, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर इसमें उभर करके सामने आए हैं, कि विदेशी जो बैंक हैं वो जो डेट सेगमेंट है भारत में, उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो जो टोटल FIIs हैं, उसमें फॉरेन बैंक्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि इंटरनेशनल मून डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो इसे 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो मून डे आप समझ सकते हैं धीरे धीरे करके मून की, वैसे अगर इम्पोर्टेंस देखें तो जब ये जो डे है मनाया जाता है जब पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, तो 20 जुलाई का वो दिन था। उसी दिन के उपलक्ष्य में याद करते उसको हर साल मनाया जाता है। और मून के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो प्रोब्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर जो खोज है वो बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में हो सकता है कि इंसान की कोई ना कोई कॉलोनी भी मून पे बने, या फिर एक तरह का कोई एक स्टेशन, स्पेस स्टेशन सा वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। अभी हाल फिलहाल की एक न्यूज़ थी कि चंद्रमा पे एक गुफा की खोज करी गई है, मतलब एक केव की खोज करी गई है। और ये उससे आश्वस्त हुआ जा रहा है कि अगर ये केव जो है हैबिटेबल हो जाए तो जो बाहर की जो सूर्य की जो ऐसी विकिरण वगैरह हैं, UV रेज वगैरह हैं हानिकारक, उससे बचा जा सकेगा। और इस चंद्रमा के स्टेशन का प्रयोग मंगलयान पे जाने के लिए किया जा सकेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे न्यूज़ हैं। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है हर साल? तो इसे भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी PSU है जिसको अपग्रेड करके शेड्यूल A कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना दिया है? अभी तक ये शेड्यूल B कैटेगरी की PSU थी। तो ये है इंडियन रेलवे से रिलेटेड IRCTC, जिससे हम सभी लोग ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करने का काम करते हैं, टिकट वगैरह बुक करते हैं, खाना वगैरह आप बुक कर सकते हैं, होटल भी बुक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो IRCTC को अब शेड्यूल A कैटेगरी का PSU बना दिया गया है। अगला यहाँ पे न्यूज़ है कि डैश हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम।
कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम को सबसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कराने या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के तौर पे किसको जगह मिली है, तो ये है मध्य प्रदेश। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। स्वनिधि स्कीम आपको याद होगा कोविड के समय में इसको निकाला गया था, जब जो सड़कें हैं या फिर जो रेडी पटरी वाले लोग हैं इनकी दुकानें लगभग से बंद हो गई थी, लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया था, तो बड़ा वहाँ पे कैश क्रंच था इनके पास, तो उसके लिए इन्होंने भारत सरकार ने निकाला था। स्वनिधि स्कीम में क्या होता है कि माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है। माइक्रो क्रेडिट का मतलब छोटी अमाउंट का क्रेडिट, कब कितने तक का, 50,000 अमाउंट तक का। कोलैटरल फ्री ये क्रेडिट होता है। कोलैटरल फ्री का मतलब कि इस लोन को लेने के लिए किसी भी तरह की चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, तो बिना कुछ गिरवी रखे 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, वो भी स्टेजेस में मिलता है। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया था। और ये जो अवार्ड है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही दिया है। ये इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं इस स्कीम के तहत, स्वनिधि के तहत। और इसी में असम को दूसरे नंबर पर रखा गया है, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में दूसरे नंबर पर असम आता है। अगला सवाल आता है कि श्री विनय मोहन क्वात्रा को कौन से देश का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो इंडिया के अगले एम्बेसडर होंगे ये विनय मोहन क्वात्रा, जो कि जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है केरला के बाद वो कौन सा राज्य है जिसने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू पुश यंग टैलेंट्स। OTT प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, अमेजॉन प्राइम है, या फिर जो हॉटस्टार है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, ये सब जो ऐप हैं ये आपके OTT प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। तो इसी तरह का सबसे पहला जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड OTT प्लेटफॉर्म था वो केरला ने लॉन्च किया था। ये देखिए बात जो है ये इसी न्यूज में ही आती है। सबसे पहले नंबर पे कौन है, केरला। दूसरे नंबर पे बना है मेघालय। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये OTT प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। मतलब ये है कि ऐसे युवा जो कि डिजिटल कंटेंट बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो वो अपना जो फिल्म वगैरह है वो यहाँ पे लॉन्च कर सकेंगे और उसके लिए उनको मोनेटाइजेशन भी प्राप्त होगा, मतलब वो अपना कंटेंट मोनेटाइज कर पाएंगे। ये जो OTT प्लेटफॉर्म इसका नाम है हेलो मेघालय। और अगर फिल्म मेकर कोई है तो ये प्लेटफॉर्म उनको 5 लाख रुपए तक का जो कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल एड है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ और भी इसमें फाइनेंशियल एड दिए जाएंगे। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको 18,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेंगे मैक्सिमम अपलोड्स के लिए। मेघालय के CM हैं कोनराड के सांगमा, जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। और इस स्कीम का पूरा उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको सही प्लेटफॉर्म मिल सके और वो अपनी कला को भी दिखा सकें और उसके साथ साथ वो पैसे भी कमा सकें। अगला सवाल है RBI ने एक सेटअप करी है कमेटी किसके कौन से टाइप के ATM के फ़ी स्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए। तो ये जो कमेटी सेटअप करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आंसर आता ये आपका पूछा जाता है। और इसमें सिर्फ यही नहीं कि कौन सा तरह का ATM है, इसका सही जवाब है व्हाइट लेवल ATM, बल्कि कमेटी को हेड कौन कर रहा है ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो व्हाइट लेवल ATM के फी स्ट्रक्चर के लिए ये कमेटी सेटअप करी गई है। व्हाइट लेवल ATM का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में जानते हैं। येलो लेवल ATM का मतलब क्या होता है, येलो लेवल ATM का मतलब ऐसे ATM जो कि ई-कॉमर्स के लिए होते हैं। तो ई-कॉमर्स के लिए ATM जो होते हैं वो येलो लेवल। ग्रीन लेवल का मतलब जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए ATM होते हैं, मतलब खेती किसानी के लिए ATM लगाए जाएंगे या आपको खाद खरीदनी है उसके लिए पैसा निकालना, मतलब किसानों के लिए होगा। वहीं अगर पिंक लेवल की बात करें तो ये वुमेंस के लिए होता है, ओनली फॉर वुमेंस, आदमी इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ये पिंक लेवल ATM होता है। इसमें जो सबसे कॉमन ATM हम देखते हैं, एक तो बैंक के ATM होते हैं, दूसरे जो टाइप के ATM होते हैं एक होता है व्हाइट लेवल ATM। व्हाइट लेवल ATM का मतलब ये होता है कि इस तरह के ATM कौन सेटअप करता है, बैंक नहीं बल्कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs हैं वो इसको सेटअप करती हैं, वही इसको ऑपरेट करती हैं, वही इसको ओन करती हैं। तो NBFCs जो ATM लगाते हैं उनको व्हाइट लेवल ATM कहा जाता है। और इस तरह की जो कमेटी गठित करी गई है उसको हेड कौन कर रहे हैं, तो वो हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनील मेहता। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है। फिर यहाँ पे अगर बात करें, इंडिया में टोटल 4 NBFCs हैं जो कि व्हाइट लेवल ATM को संचालित करें। है इंडिया वन पेमेंट जो BTI पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन जो इंडी कैश के नाम से ATM चलाता है, हिताची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, और फिर है
वक्रांजी लिमिटेड। तो ये 4 वो NBFCs हैं जो कि वाइट लेबल ATM चलाती हैं। एक इसी में आता है ब्राउन लेबल ATM। ब्राउन लेबल ATM का मतलब वाइट लेबल ATM की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बैंक वाले जो थर्ड पार्टी है उसका सपोर्ट लेते हैं और थर्ड पार्टी की जो मशीन होती है वो लगती है इसमें, लेबल बैंक का रहता है, जो कैश उसमें बाकी जो बैकएंड का जो काम है कैश डालना या फिर उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, उस सबको देखना, वो बैंक का काम होता है। बैंक का ही बोर्ड भी लगा रहता है ब्राउन लेबल ATM पे। तो वाइट लेवल और ब्राउन लेवल के बीच में कई बार डिस्टिंग्विशन भी पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है, तो याद करके रखिए। अगला सवाल है, इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस, आप सभी लोग जानते होंगे, और कौन हैं जो बने हैं पहले ऐसे एशियन जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है क्योंकि अभी तक जो हॉल ऑफ फेम के न्यूज आते थे वो ज़्यादातर क्रिकेट से रिलेटेड होते थे कि इनको शामिल कर लिया गया, भारत के इनको शामिल कर लिया गया, वो कॉमन भी है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया के जो टेनिस प्लेयर हैं उनको शामिल किया गया, मतलब पहले एशियन ये बने हैं, इंडियन ही नहीं, पहले एशियन बने हैं। तो एक तो लिएंडर पेस हैं, दूसरे कौन हैं, तो दूसरे हैं विजय अमृतराज। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। महेश भूपति और लिएंडर पेस की जोड़ी काफ़ी फेमस थी, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप उससे, लेकिन ये हैं विजय अमृतराज। अगला सवाल, यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसके लिए, फॉर मोटो GP इन इंडिया। तो यूरो स्पोर्ट जो कि मोटो GP आयोजित कराता है, और ये मोटो GP का जो ट्रैक है ये बुद्ध सर्किट है, नोएडा में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे आयोजित होती है। तो उसके लिए शिखर धवन को, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आज के कुछ वन लाइनर हम देख लेते हैं, जैसे एक आपका है कि इंडियाज़ मैसिव वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो कि 1506 किलोमीटर लंबा है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप समझते हैं कि मालगाड़ियाँ जो होती हैं उसी सेम ट्रैक पे चलती हैं जिसपे पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, लेकिन अब मालगाड़ियाँ जो हैं, फ्रेट ट्रेनें जो हैं, तो उनके लिए एक अलग से पटरी बिछाई जा रही है, पूरा एक फ्रेट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है जिससे मालगाड़ियों का जो आवागमन है वो प्रभावित ना हो और पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन मालगाड़ियों से प्रभावित ना हो। तो इसके कंप्लीट होने का जो टारगेट रखा गया है वह दिसंबर 2025 का, ओके, 1506 किलोमीटर लंबा है। फिर एक है कि टाटा AIG ने पार्टनरशिप करी है महिंद्रा फाइनेंस के साथ टू डिस्ट्रीब्यूट मोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ओके। फिर लिखा हुआ है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 जो कि आयोजित हो रहा है, उसकी जो थीम है वो रखी गई द फ्यूचर इज़ नाउ, जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया, अनवील किया। कुछ और न्यूज हैं, जैसे 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन फाइनेंस, वायरलेस मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। इन तीनों को मर्ज करके बना दिया गया है एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी जिसका नाम रखा गया नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी NCA विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब ये 3 इंस्टीट्यूट थे, इन तीनों को मर्ज किया गया। नाम याद रखिएगा, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। और अब जो नया बना है वो क्या है, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी, जो कि काफ़ी आसान नाम है याद रखने के लिहाज से। एक और न्यूज आती है कि फिक्की ने जो इंडिया की ग्रोथ है 2024-25 उसकी ग्रोथ 7% पे ऐसा प्रोजेक्ट किया है। तो अभी हमने देखा था ADB ने भी 7% प्रोजेक्ट किया है, इसके बाद हमने देखा था IMF ने भी 7% प्रोजेक्ट किया है और फिक्की ने भी 7% प्रोजेक्ट किया है। तो ये थी 20 से लेकर के 22 तक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी जो 3rd वीक का करंट अफेयर है वो आपको जल्दी ही 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं सभी को अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।